हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम का मैं कुछ पहले दूसरे चैप्टर को कवर करने वाला हूं, जो कि बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं उसको कवर कराने के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल का सपोर्ट से स्टार्ट कर रहा हूं कि दोस्तों आखिरी टाइम पे जो सपोर्ट होता है काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत फल दे सकता है अच्छा दे सकता है, बेटर रिजल्ट। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। देखो दोस्तों, रूस और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अपने में इम्पॉर्टेंट है चैप्टर को लेके, और ये चैप्टर सिर्फ आपके पेपर तक ही सीमित नहीं है, ये आपके बोर्ड से आगे मतलब CUT का तक करेंगे, उस वहाँ तक ये आपको हेल्प कर सकता है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए शीत युद्ध क्या है। पहले तो शीत युद्ध के जो प्रतीक में एक बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जो कि पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को शायद उनके लोगों में बनाई गई थी। उसकी जो दीवार के निर्माण किया गया था 1961 में, उसको बनाई गई थी बर्लिन की दीवार, जो कि 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दी गई थी। ये डेट तो थोड़ा सा निर्माण वाली, और कब गिरी गई थी, जनता के द्वारा गिराई गई थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्य रूप के साथ हो गया। ये तभी स्टार्ट भी नहीं हुआ यहाँ पे, खैर। जिसका 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ अस्तित्व में आया। 1917 में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। चलिए, अब जो मेन जो पूछता है ना पेपरों में, मैं आपको बता देता हूँ। सोवियत प्रणाली की विशेषता या सोवियत संघ की विशेषता पूछ लेगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा के आता है, आपने इतने सारे पेपर दिए होंगे तो मुझसे ज़्यादा आपको ही पता होगा। चलिए, विशेषता की बात करते हैं। सोवियत प्रणाली की जो पहली विशेषता थी वो थी पूंजीवाद के जो विरुद्ध में थी, और जो समाजवादी के आदर्शों पे चलने वाली थी। यानी जो पूंजीवाद जो अमेरिका पे था, उसका ये काफ़ी ज़्यादा विरोध करती थी, और करे भी क्यों ना। एक तो उसका हेटर कह सकते हो, उसका बहुत काफ़ी ज़्यादा उसको टक्कर देता था अमेरिका। उसकी पहली विशेषता ये है कि वो पूंजीवाद की व्यवस्था के विरुद्ध में थी, समाजवादी के आदर्शों पर चलने वाली थी, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्लानिंग के करके अर्थव्यवस्था की जाती थी। समाजवादी पार्टी का दबदबा था, रूस में समाजवादी जो पार्टी उसका दबदबा था काफ़ी। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा नागरिकों की उपलब्ध थी। आज वहाँ जो रसिया के जो नागरिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर सुविधा प्राप्त थी। बेरोज़गारी का अभाव था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, बेरोज़गारी वहाँ थी नहीं। उन्नत संचार प्रणाली, यानी जो उन पर बात करने की जो तकनीकी थी काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी, विकसित थी। और आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोवियत संघ का, रसिया का काफ़ी ज़्यादा इसमें तारीफ़ की गई है। आगे आप देखेंगे कितनी ज़्यादा इसमें बुरी हालत हो चुकी थी। और दूसरी बात, इसमें जो दूसरी दुनिया नाम करके है, ये मेरे ख्याल से रसिया को कहा गया है। चलिए, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहले कुछ दिनों के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। इसी बीच आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि दो सुधार लाते हैं, जिसमें रसिया में कहे पेरेस्ट्राइका और ग्लासोनोस्त। हिंदी में इसका मतलब होगा पुनर्रचना और खुलेपन। एक आर्थिक सुधार लाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि जो रसिया का जो आर्थिक चीज़ है, वो है, आर्थिक सुधार हो सके, पर वहाँ के जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती, जिस वजह से ये फेल हो जाता है। चलिए, आगे हम चलते हैं। एक है CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल। इसे आप याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन होने के प्रमुख कारण, यानी सोवियत संघ यानी जो रूस था वो कैसे विघटन हो गया, उसके प्रमुख कारण नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना, यानी जो वहाँ की नागरिक थी जो वो चाहती थी, उनकी आकांक्षा जो सरकार थी पूरी नहीं कर पाती थी, जिससे सोवियत संघ फेल हो गया। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही क्या होता है वैसे मुझे नहीं पता, नौकरशाही का शिकंजा आप लिख सकते हैं। समाजवादी पार्टी राजनीति पर अंकुश लग गया था। संसाधनों में अधिकतम, वहाँ पे जो रसिया के जो लोग थे हथियारों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। अपनी अधिकतम जो वो है संसाधन रसिया के परमाणु हथियारों पे लगा दिया जाता था, जिससे कि वहाँ पे संसाधन की कमी हो गई। हथियार में लगा देंगे जब सारा अपना संसाधन, तो किस वजह से अपना वो उन्नत कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम देशों की तुलना से पीछे रह जाना। रूस का वर्चस्वशाली न होना, यानी रूस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, आप ये कह सकते हैं। गोर्बाचेव द्वारा दिए गए, देखिए आगे ना, गोर्बाचेव द्वारा दिए गए जो सुधार थे उनका विरोध होना, इसी वजह से भी सोवियत संघ जो है विघटन हो गया। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना, चलिए कोई नहीं। अब आते हैं, ये हमने जो पढ़ा था परिणाम विघटन कैसे हुआ।
अब पढ़ते विघटन होने वाले इसके क्या परिणाम देखने को मिले। शीत युद्ध संघर्ष समाप्त हो गया था, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे शीत युद्ध भी खत्म हो गया था। फिर जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो क्या बचा दूसरी तरफ, पूंजीवादी यानी अमेरिका ही बचा, तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। यहाँ पे हथियारों की होड़ जो है समाप्त हो गई थी। जो रसिया अपना हथियारों की होड़ जो करता था, अपना संसाधन हथियार पे झोंक देता था, अब यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। सोवियत संघ का गुट अंत, 15 नए देशों का उदय। सोवियत संघ का वो तो विघटन हो गया, उसके साथ 15 नए देशों के साथ उसका उदय हुआ। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकार है वो रूस बनता भी। और जब उसका परिणाम में ये हुआ कि सोवियत समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। देखिए दोस्तों, इसमें आगे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आता है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का जो एक शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस शब्द को तो आप घोल के पी जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बस 1 नंबर मिल सकता है, मैं कह रहा हूँ। चलिए, क्या था शॉक थेरेपी, मैं आपको बताता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ तो आपको पता चल गया होगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे कि शॉक थेरेपी आपने देखा होगा, जब डॉक्टर पेशेंट को देता है ऐसे कुछ उसको झटका देता है, तो वो एक शॉक थेरेपी है, पर यहाँ पे उसका कुछ मतलब अलग है। देखिए दोस्तों, जब रसिया का जो समाजवादी जो है वो असफल हो गया था, तो उसके बाद एक खास मॉडल अपनाया गया, इसे ही कहते हैं शॉक थेरेपी, जिसे दो कंपनी ने मिलकर करा था। मुद्रकोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित ये मॉडल अपनाया गया था। इसकी जो विशेषता है, पहली है मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। पता नहीं मुझे क्या होता है, पढ़ लेना। राज्य की संपदा का निजीकरण, जो राज्य की जो संपदा थी या आप कह सकते संसाधन, उसका निजीकरण हो गया, यानी पूंजीवाद में आ चुका था। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, जो सामूहिक थे, जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आती थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपना लिया था। मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था में जुड़ाव, ये कुछ किसकी विशेषताएं, शॉक थेरेपी के। अब इसके परिणाम देख लेते हैं। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लोग जो है शॉक थेरेपी को इसलिए अपनाए थे ताकि कि रूस में अच्छे से ज़्यादा विकास हो पाए, पर यहाँ पे उल्टा ही हो गया। जो उन्होंने सोचा था उसका उल्टा हो गया। रूस का औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, यानी जो रूस में अंदर जो उद्योग थे स्थापित थे, जहाँ पे रूस खुद से सुई से लेकर कार तक का आविष्कार खुद करता था, अब वो ढांचा चरमरा गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आर्थिक परिणाम फाइनेंशियल जो उसमें दिखाए गए परिणाम बहुत उसके अनुकूल नहीं रहे। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। वहाँ रूस की जो करेंसी थी रूबल, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गैरेज सेल भी इन्हें कहा लग गया, क्योंकि रूस की जो अधिकतम उद्योग थे ना, उन्हें औनो पौनो दामों में बेचा गया। यानी जो रूस की असली उद्योग की जो कीमत थी उनसे काफ़ी ज़्यादा कम दामों में उसे बेच दिया गया, जिससे उनका औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। आर्थिक विषमता में वृद्धि, ये पता नहीं क्या है। खाद्यान्नों में संकट। अब देखो, पहले शुरू में हमने क्या पढ़ा था सोवियत संघ में कि क्या बोलते हैं, उसमें इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ बताई गई थी, बेरोजगारी थी नहीं, खाने का वो था, भंडार था भरपूर। पर यहाँ पे खाद्यान्नों में संकट यहाँ आ चुका है, खनिजों में वहाँ पे संकट आ चुका था। शॉक थेरेपी के परिणाम में माफिया वर्ग का उदय हो गया। बस इस चैप्टर में यहीं तक है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें पहला शब्द आता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है वो यूरोप के देशों का एक संघ है, जिसमें अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को ढांचा सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसने मदद की थी। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी इसकी स्थापना 1948 में मार्शल योजना के तहत की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देश आर्थिक मदद की गई। इसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप जो है उनकी आर्थिक मदद की गई थी, यानी पैसों से रिलेटेड मदद की गई थी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। इतना एक इम्पोर्टेंट है नहीं इसके देश में। चलिए, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य है कि इसकी क्या उद्देश्य रख के इसका गठन किया गया था। किसका? यूरोपीय संघ का। एक समान विदेश नीति व सुरक्षा नीति, यानी ये चाहते थे विदेश नीति और सुरक्षा नीति एक समान रहे। ठीक है। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। आंतरिक मामले यानी देश के अंदर के जो मामले हैं और न्याय से जुड़े कुछ मामले हैं उसमें सहयोग बना रहे। एक समान मुद्रा का चलन, यानी जो यूरोपीय संघ के काफ़ी छोटे छोटे राज्य देश हैं उसमें एक देश में अलग करेंसी, दूसरे देश में अलग करेंसी, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है।
तो इसलिए समान मुद्रा का चलन था। वीज़ा मुक्त आवागमन, यानी वह चाहते थे देश के अंदर ही लोग वीज़ा का प्रयोग ना करें, बिना वीज़ा के, मुक्त वीज़ा के वो अपने देश में घूम सके। अब पढ़ते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। चलिए, यूरोपीय संघ ने आर्थिक संयोग वाली संस्था न बदलकर राजनीतिक संस्था रूप ले लिया। यानी जो यूरोपीय संघ शुरू में था वो पहले आर्थिक संयोग था, आर्थिक वाला संस्था था, पर बदलकर राजनीतिक संस्था में बदल गया। यूरोपीय संघ विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह कार्य करने लगा। यूरोपीय संघ जो है काफ़ी बड़े राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका खुद का अपना झंडा है, इसका खुद का राष्ट्रीय गान है, इसकी खुद की एक स्थापना दिवस है। अन्य देशों के संबंध में मामले में इतने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। अन्य देशों के मुकाबले यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा अपनी साझा नीति बना ली थी। यूरोपीय संघ का झंडा जो है वो कैसा दिखता है, उसमें झंडे के अंदर 12 सोने के सितारे होते हैं, ऐसे गोले में होता है, जिसमें वहाँ के लोगों के लिए पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी जो यूरोपीय संघ का झंडा है उसमें कुल 12 वो होते हैं स्टार, जिसमें वहाँ का एकता का वो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, यानी लोग कितने भाईचारे से रहते हैं, मेल मिलाप करके रहते हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना खुद का संविधान बनाने की कोशिश की थी, पर वो पूरी तरह नाकाम रह गया था, यानी वो सफल नहीं हुआ। चलिए पढ़ते यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव। यानी 2016 में यह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था थी। यानी 2016 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? यूरोपीय संघ की थी। काफ़ी बड़ी बात है। और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर, जो इसका जीडीपी है 17,000 अरब डॉलर था। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा है, जो कि अमेरिका के ही लगभग है। यानी बताओ आप, यूरोपीय संघ जो जिसने अमेरिका ने मदद करके यूरोपीय संघ का गठन किया था, वो उसी को टक्कर दे रहा है। 17,000 अरब डॉलर उसकी जीडीपी हो गई, काफ़ी ज़्यादा अपने में बड़ी बात है। इसकी मुद्रा यूरो, यूरोपीय की मुद्रा जो है, यूरोप की यूरो मुद्रा है, अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी। यानी जो यूरोप की मुद्रा है यूरो, वो अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा बन गई थी। विश्व विनिमय में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना, यानी विश्व स्तर पे जितने भी लोग अपना व्यापार करते हैं उनमें यूरो की जो करेंसी है 3 गुना सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, अमेरिका से भी ज़्यादा। यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव। इसका एक सदस्य देश फ्रांस, यूरोप में जो एक फ्रांस देश है जो कि जुड़ा है, उस पर स्थायी सदस्य, यानी उस पर वीटो पावर है इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ताकतवर है। फिर यूरोपीय संघ के कई देश और सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश हैं। यूरोपीय संघ में जितने देश शामिल है उसमें से एक तो फ्रांस, मैंने आपको बताया, वो स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है, और उसमें से भी कुछ ऐसे देश हैं जिनमें वो अस्थायी सदस्य हैं, उनमें भी बहुत पावर है। फिर भी यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव। यूरोपीय संघ में जो सैन्य है, आर्मी है, उनके क्या प्रभाव है? यूरोपीय संघ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना बताओ। यूरोपीय संघ में दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे सेकंड बढ़िया सेना है, यानी सबसे पावरफुल सेना है। इसकी कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद इस सबसे अधिक है। यानी ये जो अपना बजट देता है अमेरिका के बाद इसका ही बजट, यानी ये भी अपना बजट में योगदान काफ़ी ज़्यादा देता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश, फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। बताओ, फ्रांस जो यूरोपीय संघ का सदस्य है उसमें उसके पास परमाणु हथियार है, जो कि अपने में बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए यही कुछ छोटी छोटी बात मिलकर यूरोपीय संघ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है आज के समय में। एक बात, 2 ऐसे देश है जिसने मैस्ट्रिक्ट संधि पे ना साइन करने से, हस्ताक्षर करने से बिल्कुल मना कर दिया था। 2 देश कौन है? डेनमार्क और स्वीडन। इन 2 देशों ने मिलकर साफ मना कर दिया कि भाई हम मैस्ट्रिक्ट संधि पे साइन नहीं करेंगे, हम अपना कुछ अलग ही संगठन बनाएंगे। ये दोनों देश कुछ अलग ही सोचते थे। अब हम पढ़ेंगे आसियान। आसियान की दोस्तों देखो, आसियान का जो फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसमें स्थापना हुई थी जब इसकी, तो इसमें कुल 5 सदस्य देश थे। अगर मैं नाम लूँ, वैसे मैंने नाम याद किया था, अभी मैं बिना नाम देखे बोलता हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये टोटल 5 नाम है शुरुआत में। इसके बाद, इसकी स्थापना के बाद कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद कह लो आप, फिर 5 देश और जुड़ते हैं। ब्रुनई दारुसलाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। यानी इसकी अब संख्या वर्तमान में 10 हो चुकी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? 1967 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। चलिए, आसियान की स्थापना होने के कुछ मुख्य उद्देश्य, यानी जो कोई भी सदस्य, यानी कोई भी संघ अगर वो जुड़ता है, इसकी स्थापना होती है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा, उसका कोई मोटिव होगा। तो अभी उसकी ये पढ़ लेते हैं, इसके आसियान की क्या उद्देश्य रहे होंगे। सदस्य देश के आर्थिक विकास को तेज करना, यानी आसियान में 10 लोग हैं, 10 सदस्य देश हैं, उनमें आर्थिक विकास को तेज करना।
ताकि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। आसियान से संबंधित से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति स्थापित को बढ़ावा देना। यानी ये नहीं चाहते मारपीट हो, दो टेबल पे बैठ के, दो कुर्सी बैठ के बड़े से बड़ा मामला सुलझा सके। आसियान शैली क्या है दोस्तों, ये देखिए आसियान और आसियान शैली में फ़र्क है। आसियान शैली क्या होता है, अनौपचारिक, टकराव रहित व संयोगात्मक का मेल मिलाप नया उदाहरण पेश करती है। यानी ये चाहते हैं हम लड़ाई झगड़ा ना करें, टकराव रहित, बिना टकराव के, संयोगात्मक यानी संयोग से, मेल मिलाप से बड़ा जो है मुद्दा हो उसे सुलझा सके। इसे आसियान शैली कहा जाता है। आसियान शैली के 3 स्तंभ होते हैं, पिलर्स जिसे कहते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 इसके स्तंभ हो चुके हैं। इनके भी कुछ अपने उद्देश्य हैं, कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं। और आसियान क्षेत्रीय मंच, ये भी अलग है। 3 तरह के आसियान हैं। क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा, विदेश नीतियों की तालमेल बनाना है। जिसका उद्देश्य ये था कि आसियान के जो 10 देश हैं उनमें सुरक्षा करना, विदेश नीतियों का तालमेल बना के चलना। जो भी अपना स्थापना करता है उस सब अपना मोटिव देखा रहता है। और इसमें चीन का कुछ सदस्य देश है, चीन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। अभी इस वीडियो मैंने केवल आपके लिए 3 ही चैप्टर जो है, मैंने 2 चैप्टर मैंने आपको समझाए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, अगर कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास जो है ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, सेट 3। आप पे कौन सा सेट आता है, अगर आप पे सेट 3 आता हो तो आप इसे देख सकते हैं एक बार। मैं अगर आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसा आएगा पेपर। ये मैंने इस पर थोड़ा सा कलाकारी करी थी। इन 2 पेज में तो कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें, 4th में भी आएगा, 5th में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए 5th में अभी आपको समझाता हूँ। जैसा कि इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित 4 घटना दी है, निम्नलिखित कौन सी घटना दक्षिण एशियाई अचानक पूर्वी विश्व पे आकर्षित किया। देखो दोस्तों, दक्षिण एशिया में काफ़ी ज़्यादा घटना देखने को मिली है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु हथियार पर जो वो हुआ था घटना, काफ़ी ज़्यादा दूर लोगों को वो किया था, इसने क्या कहते हैं उसे, झिंझोड़ के रख दिया था। यानी भारत और जब पाकिस्तान अपना परमाणु टेस्ट कर रही थी, ये घटना काफ़ी ज़्यादा घातक है। चलिए अगला, बाकी इसमें आप ये सब सैम्पल पेपर को पिछले साल के आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पहले देखते हैं। देखिए 9th अभी है, ये 4 घटना दिए हमें, इसको काल अनुसार लगाना है। तो पहले देखिए, इसको लगाने से पहले आपको इसकी सन पता होनी चाहिए, कब ये घटित हुई थी। मोटा मोटा अगर आपको थोड़ा थोड़ा पता है तो आप लगा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन मुझे पता नहीं है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो मुझे पता है, UNO 1945 अक्टूबर में की गई थी। विश्व बैंक की 1944 में की गई थी। तो 2 मुझे तो पता चल गया। अब ऑप्शन देखते हैं, सेकंड, ये मेरा जो है बी वाला मैच कर रहा है, सेकंड 4th, इसे आपको टिक लगा देना है। अगला प्रश्न देखें तो, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए संस्था सुरक्षा उपाय निम्नलिखित को बताइए। इसका सेक्शन, इसका जो वो है ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा जाल सही हो जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे होगा, बस हो गया। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। और मार्च 1998 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का नाम लिखिए। NDA, इंग्लिश में आप देख लीजिए NDA, ठीक है। NDA इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक नेता का नाम लिखिए। इसका डी ऑप्शन है काशीराम। बाकी इसमें जो एक हर साल आता है 4 नंबर का, जो होता है ड्राइंग कह रहा हूँ, क्या है, डायग्राम वाले प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी डायग्राम ये रहा, इसमें ये आया है, इसमें कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे शांति का पहले निशान दिखा रहा है, फिर बता रहा है कि शांति से नहीं मानोगे तो हमें लड़ाई झगड़ा करनी पड़ेगा। तो ये ऐसा तो बस अमेरिका ही कह सकता है, क्योंकि UNO तो उसी का ही है। चलिए मैं आपको मैप का थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये मैंने कलाकारी करी थी इस पर। चलो अरे दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्न से आंसर नहीं आ रहे ना, बस आप इसमें वैसे मैप में आपको शायद ABCD करके आएगा। अगर आपने इंडिया का मैप को समझ रखा है, यहाँ पे जैसे C लगा रखा है, ये कौन सा स्टेट हो सकता है, C मैंने ऐसा लिखा है जम्मू कश्मीर सॉरी,
या जम्मू कश्मीर लिख दीजिए। ए जो है आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश ही है ना शायद। बाकी ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ लिख दीजिए। ये आपका जोन सा स्टेट है, पता नहीं कौन सा बी, छत्तीसगढ़ पता नहीं यार। ये मैप वाला आप सभी देख लीजिएगा। तो वैसे अगर आपने थोड़ा सा पिछले साल के 2-3 सेट एक बार देख लिए तो आप इस बार का कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन इसमें टोटल 30 आते हैं और इसमें एमसीक्यू का ये थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि 12 एमसीक्यू इसमें टोटल दे रखे हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, और आप पे कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सके मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करूँगा आपका। ओके, बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।